नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, हमारी CDLU यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है बीएड फर्स्ट ईयर के लिए। उसी में आज हम जो है पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस का फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम हैंडल से और हमारी मोबाइल ऐप दो प्लेटफॉर्म से दोनों पे फ्री ऑफ कॉस्ट डले हुए हैं। क्वेश्चंस आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट ले सकते हो। एंड जिन स्टूडेंट्स को आंसर्स के पीडीएफ चाहिए, ठीक है, ये एक पेड पीडीएफ रहता है 115 रुपीज़ का। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी अलग अलग लिंक है। तो जो भी पर्टिकुलरली मीडियम है उसमें आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड दीज आर आर व्हाट्सएप नंबर। जो स्टूडेंट्स को वेबसाइट से परचेज करने में कोई दिक्कत आती है तो डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो फॉर आंसर्स पीडीएफ। कॉस्ट सेम रहती है, ठीक है, और ये 100% गारंटीड लोवेस्ट प्राइस है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए, क्वेश्चंस के लिए कोई पेमेंट नहीं है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आंसर्स अगर रिक्वायर्ड है आपको तो आपको वो परचेज करना होगा, विच इज़ वेरी मिनिमम अमाउंट 115। ये है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन। इसको अपने फ़ोन में जब तक एग्ज़ाम्स हैं और स्पेशली जब तक बीएड कर रहे हो प्लीज़ डाउनलोड रखिएगा। आपके लिए बड़ी हेल्पफुल ये एप्लीकेशन रहेगी। साथ में क्रैश कोर्स भी है बीएड फर्स्ट ईयर के। ये चारों आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से है। टोटल 421 रुपये का ये कोर्स है। 400 प्लस 21 रुपीज़ प्लेटफॉर्म चार्जेस वगैरह है। बेसिकली 100 रुपीज़ के हिसाब से पर सब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आप दो टीचिंग सब्जेक्ट्स जो आपके हैं उनका कोर्स अलग से रहेगा। जो भी आपका पर्टिकुलर कोर्स है वो आप एप्लीकेशन में ढूंढ सकते हो। जैसे किसी का इकोनॉमिक्स होगा, किसी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा, या इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, कॉमर्स होगा, एट्सेट्रा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। जिनके नाम नहीं लिए मैंने वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। बस ये सभी स्टूडेंट्स के पास अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपको अपना सब्जेक्ट्स जो है एप्लीकेशन के स्टोर पे ढूंढिए, सर्च कीजिए और वहाँ पे जाके एनरोल कर सकते हो। एंड इससे आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाती है। सो मेक श्योर लास्ट मोमेंट पे, अगर आप पढ़ रहे हो, पूरे साल नहीं पढ़ते हो, तो लास्ट मोमेंट पे प्लीज़ बुक्स से मत पढ़िएगा, आप आंसर्स पीडीएफ से पढ़िएगा, ठीक है। और ज़रूरत लगती है तो क्रैश कोर्स में एनरोल कीजिएगा। बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनको क्लासेस से जल्दी समझ आता है तो आप एनरोल कर सकते हैं। एंड दिस इज़ आर टेलीग्राम हैंडल। आप टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस का डिस्कशन अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग मैंने यूनिट वाइज यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। यूनिट 1 से क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे है, व्हाट आर द डिफरेंट एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, हाईलाइट द रोल ऑफ दीज एजेंसीज इन कंटेक्स्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब आप ये लगा लो पिछले 5 साल में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना, वो आपको सारे यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन पिछले 5 साल में 3 बार पूछा गया है, तो मैं इसको 3 बार थोड़ी लिखूंगी यहाँ पे, मैंने एक ही बार डाला है। तो ये पिछले 5 साल के पूरे पेपर्स को एनालाइज करके तब बनाए गए हैं। इसके बाहर से आपको अपने पेपर में कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बस थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर सकते हैं लैंग्वेज को, आएगा पूरा पेपर यहीं से। 100% गारंटी है इस चीज़ की। What are the different agencies of education? Highlight the role of these agencies in the context of school education. शिक्षा की विभिन्न संस्थाएं कौन सी हैं, कौन कौन सी हैं? विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में इन संस्थाओं की भूमिका को स्पष्ट करें। दूसरा प्रश्न, व्हाट आर द टाइप ऑफ चैलेंजेस आर पोज्ड बाय सोशल डाइवर्सिटी, हाईलाइट द रोल ऑफ एजुकेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। सामाजिक विविधता के कारण कौन कौन सी चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं, सामाजिक विविधता के संदर्भ में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज डाइवर्सिटी, एक्सप्लेन डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिविजुअल, रीजन, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, इकोनॉमिक स्टेटस। मतलब पिछले 5 साल में देखोगे तो 3-4 बार ये क्वेश्चन आया, इतना इंपॉर्टेंट है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन? व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट्स टू अचीव दिस गोल? विद्यालय शिक्षा के सार्वभौमिकरण यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन से आप क्या समझते हैं भाई? इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रमुख स्थितियां और आवश्यकताएं क्या हैं वो बताइए। फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन फुलफिलिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिसेस विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम, जस्टिस, इक्वालिटी। संवैधानिक वायदे वायदों को पूरा करने में शिक्षा की भूमिका पर चर्चा करें, विशेष रूप से स्वतंत्रता, न्याय और समानता के संदर्भ में। अभी आप देख रहे हो क्वेश्चंस मतलब डिटेल्ड में फॉर्म है, ऐसे सिर्फ ये नहीं पूछ लिया कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन क्या है, इसका गोल क्या है, नहीं, अच्छे से क्वेश्चंस डिस्क्राइब करा हुआ है। अगर मैं बाकी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो जनरल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन CDLU का पैटर्न रहता है थोड़ा सा क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करके पूछा जाता है। तो अपेक्षा आपसे भी यही होती है कि आप आंसर्स भी अच्छे से लिखें। और मैं एक चीज़ स्टूडेंट्स आपको बता दूं, आपकी यूनिवर्सिटी का CDLU का सिलेबस हरियाणा की बाकी किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलता है, बिल्कुल अलग सिलेबस है। जो टॉपिक्स आप यहाँ देख रहे हो, अगर इनको MDU CRSU से कंपेयर करोगे तो 90% अलग सिलेबस है, 10% सेम है। प्लीज़ और यूनिवर्सिटीज़ की बुक्स ना खरीदें, कोई स्टडी मटेरियल ना लें, कोई क्लासेस ना लें। कोई आपको बोलता है कि MDU CRSU KUK वाली क्लासेस ले लो, नहीं, सिलेबस बिल्कुल अलग है। आप अपने सिलेबस को देखते हो और बाकी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस देखोगे, दिन रात का फ़र्क है सिलेबस में। तो आपको सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी का ही स्टडी मटेरियल लेना है, मटेरियल का चुनाव करना है। Please make sure this. Question number 6. Write notes on the following: fundamental duties of Indian citizens, rural and urban schools, directive principles of state policies. भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य, ग्रामीण एवं शहरी विद्यालय, राज्य की नीतियों के निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, What are the salient features of Right to Education Act 2009? Discuss in detail. ये क्वेश्चन लगभग हर साल ही आता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, विस्तार से इसकी चर्चा करनी है। आगे बढ़ेंगे यूनिट 3 पे अब। क्वेश्चन नंबर 8, What are the main recommendations of National Policy of Education? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब एक ऐसा टॉपिक है, मतलब इस शिक्षा नीति को अगर मैं भारत के आज़ादी के बाद 1947 के बाद कोई एक अच्छी पॉलिसी आई थी एजुकेशन के लिए और जिसने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया था, तो ये पॉलिसी है। और इसके बाद 86 के बाद अब 2020 में आई है नई शिक्षा नीति। तो ये इतनी महत्वपूर्ण थी, ये इतने सालों तक चली है। इसमें थोड़े थोड़े बीच में बस अपडेशंस होते रहे, मेनली 86 में ही आई, तो इसलिए इसका क्वेश्चन आना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। किन्हीं दो पे जो है आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। पहला है मेन रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एंड मिड डे मील, ठीक है। अब देखो एक चीज़ बता दूँ, ये है 16 नंबर वाला ही क्वेश्चन, लेकिन 8 और 8 मार्क्स में डिवाइडेड रहेगा। कोई भी यहाँ से 3 ऑप्शंस आएंगे, उसमें से कोई 2 करने होंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और बता देती हूँ, NCF का क्वेश्चन अकेला भी 16 नंबर में आ सकता है, मिड डे मील का क्वेश्चन अकेला भी 16 नंबर में आ सकता है, और कोठारी कमीशन अकेला भी 16 नंबर में आ सकता है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसके बहुत कम चांसेस हैं ये 16 नंबर में अकेला है। समझ रहे हो चीज़ों को? ज़्यादातर 16 नंबर का क्वेश्चन 8 और 8 नंबर में डिवाइडेड रहेगा, बट ये 3 पार्ट्स ऐसे हैं अकेले भी 16 नंबर में आ सकते हैं।
तो जब आप लर्न कर रहे हो, क्वांटिटी देख रहे हो कि भाई मैं इतने पेजेस का आंसर लिख पाऊँ, तो उसी हिसाब से अपना पढ़िएगा कि थोड़ा आप 4 से 5 पेज का आंसर किसी एक के बारे में लिख पाएँ। ठीक है। क्वेश्चन 10 है, डिस्क्राइब सर्व शिक्षा अभियान इन डिटेल, एक्सप्लेन एजुकेशनल फैसिलिटीज अंडर SSA। सर्व शिक्षा अभियान का विस्तार से वर्णन कीजिए। इस अभियान के अंतर्गत दी जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं को स्पष्ट कीजिए। 11वां प्रश्न, एक्सप्लेन द एम्स एंड मेन फीचर्स ऑफ बेसिक एजुकेशन सिस्टम। बुनियादी शिक्षा प्रणाली के उद्देश्यों एवं मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, अब हम यूनिट 4 पे पहुंच चुके हैं। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन, हाउ पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी कैन बी इन्हांस्ड टू स्ट्रेंथन द कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन। शिक्षा के सामुदायिक सहभागिता पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। समुदाय आधारित शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए समुदाय की भागीदारी को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, यह स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, समझिएगा। डिटेल्ड क्वेश्चन है ये, तो आंसर भी डिटेल्ड ही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द मेन चैलेंजेस प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। भारत में माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं, चुनौतियां क्या हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन 14, डिफाइन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस एंड डिफरेंट डायमेंशंस। ये अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर साल ही आता है। ठीक है, कि सतत और व्यापक मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए, इसकी महत्ता मतलब महत्व और विभिन्न आयामों पर चर्चा कीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। देखिए 16 नंबर के हिसाब से ये 14 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हुए, पर ऐसा नहीं है इन 16 मतलब ये 14 क्वेश्चन सिर्फ 16 में आएंगे। अगर 16 में नहीं आता है तो 4 नंबर में भी बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन अब इनके अलावा जो स्पेसिफिकली 4 नंबर में और क्वेश्चंस बनते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं जो क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने डाले हैं। स्कोप ऑफ एजुकेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ सिंगल टीचर स्कूल्स, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP, एडल्ट बेस्ड ऑडिट बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम, इंक्लूसिव इवैल्यूएशन, इक्वालिटी एंड इक्विटी, लैंग्वेज इश्यूज इन एजुकेशन। शिक्षा का क्षेत्र, एकल शिक्षक विद्यालयों की समस्याएं, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP, ऑडिट आधारित मूल्यांकन प्रणाली, समावेशी शिक्षा, समानता और न्याय। ये समानता और समता होगा, ठीक है, न्याय नहीं होगा, इक्विटी एंड इक्वालिटी है। शिक्षा में भाषाई समस्याएं। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स मैंने खुद से फ्रेम करके, 8 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना लिखना चाहिए और क्या डालना चाहिए, ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंस डालें, करेक्टरिस्टिक्स डालें, नीड डालें, क्या डालें, ठीक है, जो रिक्वायर्ड है उस टॉपिक के हिसाब से वही चीज़ें, वही टॉपिक्स, सब टॉपिक्स। 16 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितना लिखना है और क्या लिखना है, 4 मार्क्स का है तो क्या लिखना है, कहाँ फ्लो चार्ट बनेगा, कहाँ पॉइंटर्स लिखने हैं। पैराग्राफ्स तो लिखने ही नहीं है लंबे लंबे, ठीक है, छोटा शॉर्ट पैराग्राफ 4-5 लाइन का आप बिल्कुल लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन कैसी होनी चाहिए, किस आंसर में कंक्लूजन की रिक्वायरमेंट है, किस में नहीं है, उसी तरीके से आंसर्स का PDF फ्रेम्ड है। मैं थोड़ा सा आपको बार बार बोल रही हूँ ये चीज़, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत स्टूडेंट्स को पीछे स्लाइड पे दिखा नहीं होगा, कि प्लीज़ बुक से मत पढ़ना लास्ट मोमेंट पे, आंसर्स PDF से पढ़ना। ये कोई अपनी PDF बेचने की ट्रिक या कुछ नहीं है, 115 रुपये की बात है, पर आप समझिएगा ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक सब्जेक्ट का ना डाउनलोड करो और उससे पढ़ के देखो, बाकी सब्जेक्ट्स का आप अपने आप लोगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता चलेगा बुक से पढ़ने में और जो आंसर्स PDF का नोट्स दिया है उससे पढ़ने में कितना फ़र्क है। और ऑलमोस्ट आई गेस 40 से 50 पेजेस के अराउंड होगा एक सब्जेक्ट का, 55 के आसपास भी हो सकता है, 50 मान के चलो आप। उससे पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा और आसानी से समझ आएगा, क्योंकि वो इजी लैंग्वेज में है, बुक्स की तरह डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है।
एक सब्जेक्ट के लिए ट्राई करो, 115 को खर्चा मत समझना, इन्वेस्टमेंट समझना, क्योंकि आगे अच्छी परसेंटेज इस सब्जेक्ट में आएगी, आगे जाके डिग्री पूरे जीवन भर आपके पास रहेगी। जब आप फीस में इतना खर्चा कर सकते हो, एक अच्छे खासे हज़ारों में फ़ीस आप दे रहे हो, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट लाख फीस दी है, आप बुक्स लेते हो, आप आने जाने में, एग्ज़ाम फॉर्म्स में बहुत खर्चे करते हो, तो यहाँ पे इसको इन्वेस्टमेंट समझना, खर्चा नहीं। आपको पता चलेगा कि दिन रात का फ़र्क है इस पीडीएफ से पढ़ने में और बुक से या और किसी स्टडी मटेरियल से पढ़ने में। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स कि एक बार एक सब्जेक्ट के लिए पढ़ के देखो, आपको चीज़ें क्लियर होगी। और अगर क्लासेस लेनी है तो क्लासेस के लिए ये कोर्स आपका रहेगा, राइट। आई होप क्लैरिटी है, एंड क्वेश्चंस जो हैं वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके ये हैं। एंड आप अपने टीचिंग सब्जेक्ट्स जो हैं स्टूडेंट्स, 2 टीचिंग सब्जेक्ट्स, वो प्लीज़ दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं वो मुझे कमेंट करिएगा इस वीडियो में, ताकि उनकी वीडियोस, उनकी क्लासेस आपको पहले देखने को मिल जाए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, मैं सभी टीचिंग सब्जेक्ट्स नहीं करा पाऊँगी टाइम की कमी की वजह से। जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जो ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास होंगे, जिसके ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, उन्हीं सब्जेक्ट्स को हम कवर करेंगे। ठीक है, सो मेक श्योर आप कमेंट्स ज़रूर करें। एंड नेक्स्ट वीडियो कॉमन सब्जेक्ट की ही होगी। ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम कॉमन सब्जेक्ट करेंगे, टीचिंग सब्जेक्ट नहीं करेंगे। पहले एक बार चारों कॉमन सब्जेक्ट्स पूरे हो जाएं, उसके बाद हम फिर आगे टीचिंग सब्जेक्ट्स को करेंगे, जिनके लिए भी ज़्यादा कमेंट्स होंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू।